अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में जो की जाएगी डिस्कशन वो पिछली डिस्कशन का ही अगला हिस्सा है। हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, इसमें ये जो फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये आखिर किस पे डिपेंड होते हैं। आपने देखा कि तीन मुख्तलिफ फिशंस के नतीजे में तीन मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे थे। आखिर क्यों? और स्टूडेंट्स, ये जो देखिए आपने एनर्जी रिलीज होती है हर न्यूक्लियर फिशन इवेंट में, ये कितनी रिलीज होती है और ये जो रिलीज होने वाली एनर्जी आखिर ये कहाँ से आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमारी डिटेल डिस्कशन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के एनालिसिस पे है। तो चलिए बगैर किसी तखीर के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर अपनी गुफ्तगू को अब आगे बढ़ाते हैं और उसी सवाल पर, जैसे मैंने भी आपके सामने इंट्रोडक्शन में रखा, उसी सवाल पर थोड़ी सी बात करते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में जिस तरह से ये देखा था कि यूरेनियम 235 पर जब एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया जाता है तो वो एक लम्हे के लिए पहले कन्वर्ट होता है यूरेनियम 23692 में, और फिर वो स्प्लिट कर जाता है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में। हर बार आप देख रहे हैं कि एक नया फ्रेगमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक नया फ्रेगमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, हर केस में। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर बार एक नया फ्रेगमेंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? वाई वी आर गेटिंग ऑलवेज अ न्यू पेयर ऑफ फ्रेगमेंट। ऊपर बेरियम और क्रिप्टॉन, फिर रिएक्शन हुआ तो टिन और मोलिब्डेनम, और फिर रिएक्शन हुआ तो जीनॉन और स्ट्रॉन्शियम। आखिर ये जो फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं किस पे डिपेंड करते हैं? चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर पहली बात जो काबिल गौर है वो ये है कि इस फिशन प्रोसेस के लिए जो हम न्यूट्रॉन यूज कर रहे हैं वो न्यूट्रॉन स्लो न्यूट्रॉन होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हम अभी इन फ्रेगमेंट्स की मिस्ट्री से पर्दा उठाने वाले हैं। तो ये जो फ्रेगमेंट्स हमें आ रहे हैं, मिल रहे हैं, ये किन पे डिपेंड करते हैं, हमें यहाँ तक इस टॉपिक, इस मंजिल तक पहुँचना है। तो पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जो न्यूट्रॉन हम इस फिशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरेनियम 235 के फिशन के लिए इस्तेमाल होने वाले न्यूट्रॉन्स स्लो न्यूट्रॉन्स हैं। चलिए लिख देता हूं और ये भी बताता हूं कि फास्ट न्यूट्रॉन से क्या होगा। सो न्यूट्रॉन्स यूज्ड फॉर द fission of U-23592 is a slow neutron. Dear students, ये स्लो न्यूट्रॉन ही क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि अगर न्यूट्रॉन फास्ट होगा तो ये इस यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब होके उसे यूरेनियम 236 नहीं बनाएगा, ये यूरेनियम 235 में से पास कर जाएगा। हम चाहते हैं कि ये यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब होके उसे यूरेनियम 236 बनाए, ताकि फिर वो यूरेनियम 236 अपने रिस्पेक्टिव फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट हो और फिशन रिएक्शन प्रोसीड हो। ये बात तो हमें समझ आ गई कि यूरेनियम 235 का फिशन करवाना है तो स्लो न्यूट्रॉन दरकार है, फास्ट न्यूट्रॉन से ये फिशन रिएक्शन नहीं होने वाला। अब दूसरा सवाल ये है कि ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये मुख्तलिफ क्यों हैं? स्टूडेंट्स, चलिए मैं अब आपको समझाता हूँ। इस सारे के सारे प्रोसेस में जो हमारा यूरेनियम है, जो हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है, डियर स्टूडेंट्स, ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है। अनस्टेबल है, इसका मतलब है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी यकीनन कम होगी। आपको टॉपिक्स याद होंगे, ज़रा बैकग्राउंड में आइए फिर से। बैकग्राउंड में आपने ये पहले पढ़ लिया हुआ है। वो न्यूक्लियाई जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है वो एक स्टेबल न्यूक्लियस है।
कैसे, जरा सोचिए, आप याद कीजिए, आपने बैकग्राउंड में मास डिफेक्ट का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था। आपने डियर स्टूडेंट्स वहां पर यह बात कही थी कि हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का इंडिविजुअल मास न्यूक्लियस के मास से ज्यादा है। यानी कि अगर मैं 2 मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करूं तो ये मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस से ज्यादा होगा। हालांकि हीलियम के पास 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स ही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि चेंज इन मास, यानी जो मास जा रहा है, कम हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है? तो हमने कहा था कि ये वो मास है जो बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में निकल रहा है। हमने कहा था डियर स्टूडेंट्स कि ये जो प्रोटॉन्स हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर भी ये न्यूक्लियस में कैसे सरवाइव करते हैं। हमने कहा था कि ये अनस्टेबल हैं, ये इकट्ठे नहीं रह सकते। तो इन्हें स्टेबल बनाने के लिए हमें लो एनर्जी पे लाना होगा। तो लो एनर्जी पे लाने के लिए हमें कुछ एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी हमें निकालनी पड़ेगी वो होगी बाइंडिंग एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमने वहां से पूरे के पूरे बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। हमने कहा था कि 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स वैसे अगर करीब लाए जाएं तो बहुत अनस्टेबल है, हाई एनर्जी पे हैं। तो अगर 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को करीब ला के कुछ एनर्जी निकाल दी जाए तो अब ये स्टेबल होके एक न्यूक्लियस में इकट्ठे एकजुट होके रह सकते हैं। तो जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, हमारा जो प्रोडक्ट है, जो बनने वाला न्यूक्लियस है, वो उतना लो एनर्जी पे होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। डियर स्टूडेंट्स, फिर हमने ग्राफ पढ़ा था। उस ग्राफ में हमने कहा था कि यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम कम है से मुराद ये है कि यूरेनियम के न्यूक्लियस की फॉर्मेशन के टाइम इतनी ज़्यादा एनर्जी एमिट नहीं होती। यूरेनियम का न्यूक्लियस लो एनर्जी पे यानी स्टेबल स्टेट पे नहीं आता। थोड़ी सी एनर्जी भी यूरेनियम के न्यूक्लियस को मिलेगी तो वो स्प्लिट हो सकता। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम 235 देखें तो द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम 235 पर न्यूक्लियॉन, मैं यहां पे लिखता हूं। अब थोड़ी सी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग फेज में जा रही है। हम बात कर रहे हैं पहले यूरेनियम की। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डियर स्टूडेंट्स 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि इतने बड़े न्यूक्लियस के लिए काफ़ी कम है। यानी कि ये न्यूक्लियस अनस्टेबल है और स्प्लिट होने के लिए तैयार है। और डियर स्टूडेंट्स, जब ये स्प्लिट होता है तो मैं बहुत देर से कह रहा हूँ कि ये अपने आप को एक स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट करना चाहता है। तो जब ये स्प्लिट होगा तो जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, जो डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं, ये इसके मुकाबले में काफ़ी स्टेबल है। तो डियर स्टूडेंट्स, यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो आपने देखी, तो जो अब फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देख लें। इन फ्रेगमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डियर स्टूडेंट्स 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रेगमेंट्स हैं वो काफी स्टेबल हैं। यानी कि फ्रेगमेंट्स के केस में ज्यादा एनर्जी निकली है, फ्रेगमेंट्स के न्यूक्लियस लो एनर्जी लेवल पे है तो स्टेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि यूरेनियम का न्यूक्लियस हायर एनर्जी लेवल पे था, उससे फ्रेगमेंट्स बनने तो फ्रेगमेंट्स जरा लो एनर्जी लेवल पे, तो कुछ एनर्जी यकीनन निकली होगी। और जो एनर्जी डियर स्टूडेंट्स निकली है वो हमारे पास बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में सामने आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो एनर्जी आई कहां से? वो एनर्जी यहां से आई है कि जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, दे आर बाइंडिंग एनर्जी
ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए लो एनर्जी पे न्यूक्लियस को ले जाया गया है, न्यूक्लियस लो एनर्जी पे फॉर्म हुआ है, एनर्जी एमिट हुई है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कितनी एनर्जी एमिट हुई है। हमने ये देख लिया कि एनर्जी एमिट हुई है, अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी एनर्जी एमिट हुई है। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी तकरीबन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, यानी कि इस केस में भी फ्रेगमेंट्स की ऑलमोस्ट बाइंडिंग एनर्जी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस केस में भी ऑलमोस्ट करीब 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इस केस में भी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दूसरे सवाल का जवाब मिल गया। हमारा सवाल ये था कि फ्रेगमेंट्स कितने बन सकते हैं। ये फ्रेगमेंट्स जो बन रहे हैं मुख्तलिफ, ये किस पे डिपेंड करते हैं, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। तो यूरेनियम जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जब वो स्प्लिट होगा तो प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी तकरीबन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आनी चाहिए। अब इस रेंज में जो भी फ्रेगमेंट्स एग्जिस्ट करते होंगे उनके प्रोड्यूस होने के चांसेस बराबर हैं। अब इसी रेंज में बेरियम और क्रिप्टॉन का पेयर भी प्रोड्यूस हो सकता है। इसी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में टिन और मोलिब्डेनम का पेयर भी प्रोड्यूस हो सकता है, जीनॉन और स्ट्रोंशियम का पेयर भी प्रोड्यूस हो सकता है। इन सब की बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट क्लोज टू 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इससे थोड़ी सी ज्यादा या थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन यही रेंज है, इसी के करीब है। तो ये तमाम इसीलिए पेयर प्रोड्यूस हो सकते हैं यूरेनियम के फिशन से। तो अब आपको मेरा ख्याल है ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स क्यों आ रहे हैं, मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स क्यों आ रहे हैं। अब उससे अगले सवाल की जानिब चलते हैं कि जनाब फिर ये बताइए कि एनर्जी एमिट कितनी होगी, रिलीज कितनी होगी। अब हम इस सवाल की जानिब बढ़ने लगे, चलिए देख लेते हैं, कोई मसला ही नहीं। पर न्यूक्लियॉन, यूरेनियम में जो एक न्यूक्लियॉन है वो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बाइंडिंग एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। डियर स्टूडेंट्स, चलें जरा गौर से देखते हैं होने क्या लगा है। न्यूट्रॉन आया, आकर यूरेनियम 23592 पर टकराया, एक लम्हे के लिए बीच में यूरेनियम 236 बना, which is even more unstable than यूरेनियम 235, और फिर ये स्प्लिट कर गया, बिखर गया अपने फ्रेगमेंट्स में। लेट्स से हम कह देते हैं कि बेरियम और क्रिप्टॉन और साथ 3 न्यूट्रॉन्स और कुछ एनर्जी की सूरत में स्प्लिट किया। अगर आप इनके एटॉमिक मासेस लिख दें तो बेरियम हैज गॉट द एटॉमिक मास ऑफ 141 और एटॉमिक नंबर इसका 56, क्रिप्टॉन के लिए 92 और 36। डियर स्टूडेंट्स, इस यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी इस यूरेनियम 235 से भी कम है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, डियर स्टूडेंट्स, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट है, यानी कि दिस इज इवन मोर अनस्टेबल देन द यूरेनियम 235। तो ये स्प्लिट कर रहा है ऐसे फ्रेगमेंट्स में जिनकी बाइंडिंग एनर्जी, डियर स्टूडेंट्स, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो नाउ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर पर न्यूक्लियन। तो हम देखना चाहते हैं कि पर न्यूक्लियन एनर्जी कितनी रिलीज होगी। 7.7 पे खड़ा है, पहले 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यूरेनियम के न्यूक्लियस पे। हम चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट्स बने वो ज़्यादा स्टेबल हो, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, जो कि यूरेनियम 236 में स्प्लिट होना है, इससे 8.5 पे जाना है, तो मज़ीद कितनी एनर्जी एमिट होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स। 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जाना है हमने 7.6 से, तो माइनस 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कीजिए, ये विल गेट 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये है वो एनर्जी एमिटेड पर न्यूक्लियन। तो मैं अब यहां पे लिखता हूं एनर्जी एमिटेड पर न्यूक्लियन। तो किसके इक्वल आ गए डियर स्टूडेंट्स? आपने उसके लिए जो है वो वैल्यू निकाली, दैट इज ऑलमोस्ट 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा ई पर न्यूक्लियन है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो एक न्यूक्लियन है यूरेनियम का जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इन एमिटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब हमारा सवाल ये है कि फिर एक न्यूक्लियर फिशन के इवेंट में, यानी कि पूरे के पूरे यूरेनियम के न्यूक्लियस के फिशन के प्रोसेस में कितनी एनर्जी एमिट होगी। यानी कि ये वो एनर्जी है जो कि यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में से एक न्यूक्लियन कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी एक न्यूक्लियन इतनी एनर्जी का हिस्सा डाल रहा है। तो जब पूरे का पूरा न्यूक्लियस स्प्लिट कर रहा है तो उसमें 235 न्यूक्लियॉन्स हैं। तो टोटल एनर्जी कितनी निकलेगी डियर स्टूडेंट्स? एक न्यूक्लियर फिशन इवेंट में जो टोटल एमिटेड एनर्जी है वो कैसे आएगी, आज हम फाइंड आउट करते हैं। सो टोटल एमिटेड एनर्जी पर फिशन इवेंट, यानी एक न्यूक्लियस ने अगर फिशन के प्रोसेस से गुजरना है तो एक न्यूक्लियस यूरेनियम का कितनी एनर्जी एमिट करेगा। आप कहेंगे ये जो एमिटेड एनर्जी पर न्यूक्लियन है, क्यों ना इसे डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियस है, क्योंकि एक 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमिट कर रहा है तो 235 कितनी एमिट करेंगे? आप जानते हैं 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 235 के साथ, जो कि डियर स्टूडेंट्स तकरीबन 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो ये वो न्यूक्लियर फिशन इवेंट है जिसमें यूरेनियम कन्वर्ट हो रहा है क्रिप्टॉन और बेरियम में। इस न्यूक्लियर फिशन इवेंट में इतनी एनर्जी एमिट होगी, यानी कि फकत एक न्यूक्लियस के टूटने से, सिर्फ एक न्यूक्लियस के टूटने से 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल रही है। डियर स्टूडेंट्स, ये एनर्जी हमेशा इतनी ही नहीं होती, क्योंकि आप देख रहे हैं बाजों का टिन और मोलिब्डेनम भी बन रहा है, ज़ीनॉन और स्ट्रोंशियम भी बन रहा है। तो ये एनर्जी 211 से कुछ कम भी हो सकती है, 195, 196, 192 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी निकल सकती है एक यूरेनियम के न्यूक्लियस के फिशन से। तो हम इसे डियर स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे देते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस वक्त एक यूरेनियम का न्यूक्लियस फिशन करके बेरियम या क्रिप्टॉन बनेगा, किस वक्त टिन या मोलिब्डेनम बनेगा, किस वक्त ज़ीनॉन या स्ट्रोंशियम बनेगा। तो इसीलिए सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो हम डियर स्टूडेंट्स इसीलिए फिर इसकी वैल्यू को एक एस्टिमेटेड या एवरेज वैल्यू से डिनोट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द एवरेज एमिटेड एनर्जी? एवरेज एमिटेड एनर्जी जो है डियर स्टूडेंट्स, हम उसे अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फिशन इवेंट ले लेते हैं, जो कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस सारे सफ़र में बहुत आगे आ चुके हैं, अब आप बहुत सारे सवालात के जवाब जान चुके हैं, अब आप ये भी जान चुके हैं कि एनर्जी कितनी निकल रही है। एक न्यूक्लियर फिशन इवेंट, एक यूरेनियम का न्यूक्लियस कितनी एनर्जी निकाल सकते हैं। तो आप इमेजिन करें कि जब आपके पास बहुत सारे यूरेनियम के न्यूक्लियाई मौजूद होंगे और साइमल्टेनियसली फिशन का प्रोसेस शुरू होगा, तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई जब इकट्ठे फिशन करेंगे, तो हर यूरेनियम का न्यूक्लियस अपने फिशन पे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकाल रहा है। तो फिर कितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। ये एनर्जी एक छोटे से इलाके को, एक शहर को, या फिर एक बहुत बड़े रीजन को तबाह करने के लिए इनफ होगी। इसी
प्रिंसिपल को यूज किया जाता है एटॉमिक बॉम्ब्स में। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक बॉम्ब्स तक की गुफ्तगू करने से पहले हमें फिर बीच में कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को सीखना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? डियर स्टूडेंट्स, वो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स ये हैं, ये जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, जिनमें एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है, छोटे छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी कितनी टाइप्स हैं? डियर स्टूडेंट्स, इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है डियर स्टूडेंट्स कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन, जिसे हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक डियर स्टूडेंट्स है अनकंट्रोल्ड चेन फिशन रिएक्शन, जिसे एटॉमिक बॉम्ब में एम्प्लॉय किया जाता है, जो एटम बम का प्रिंसिपल है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, फिर वही बात कि हमें ये सब कुछ समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि फिशन रिएक्शन स्टार्ट होके सस्टेन कैसे रहता है, कैसे इस रिएक्शन को सस्टेन रखा जा सकता है, कैसे इस रिएक्शन से अनकंट्रोल्ड एनर्जी फाइंड आउट की जा सकती है, कैसे इस रिएक्शन को रोका जा सकता है। फिर इन तीनों सवालात के जवाबात के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा अगले लेक्चर की तरफ। अगले लेक्चर तक के लिए फिर मुझे इजाज़त दें। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज कर लें, समझ लें। आपसे मुलाकात करूँगा अगले लेक्चर में कुछ नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।